नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देबम्बाट। देबम्बाट की साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियतों से जिनका संघर्ष बोलता है, जो अपने संघर्ष के दम पर एक मुकाम हासिल करते हैं। उसी मुकाम के साथ आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं एक ऐसी शख्सियत को जिसका संघर्ष की गवाही पूरा फतेहपुर शहर देता है, जिसके संघर्ष की गवाही पूरे फतेहपुर के गांव देते हैं और अपने संघर्ष के दम पर एक बड़ा नाम कमाया और वर्तमान समय में सरपंच पद को सुशोभित करते हैं। गारिंडा सरपंच पद की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूं आबिद हुसैन जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय थोड़ा सा। 81 मेरा अक्टूबर 81 मेरा जन्म है जी। और उसके बाद मैं गांव की स्कूल, हमारी जो सरकारी स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक वहाँ पढ़ा, प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद जी 6 से लेके 12 तक मैं गांव की स्कूल में ही पढ़ा। उसके बाद मैंने लक्ष्मण तोदी कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल में वहाँ पढ़ा। उसके बाद वापस में हमारे यहाँ जो फतेहपुर में जो कॉलेज है चमड़िया कॉलेज जी, उसमें मैंने ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की और बीएड मैंने जम्मू से की। ये शिक्षा रही मेरी और ये है जीवन। आपका राजनीतिक जुड़ाव कैसे हुआ? मैं जब कॉलेज के अंदर गया तो जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसने मुझे प्रभावित किया। सब लड़कों का एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ जिनकी परसेंटेज अच्छे नहीं थे। तो वहाँ जो छात्र संगठन एसएफआई है वो इसलिए इसके लिए मूवमेंट कर रहा था कि जो भी एडमिशन, जो भी लड़का पास हुआ है, सीनियर जिसने की है, उसका हक है कि उसको कॉलेज में एडमिशन मिले जी। और जब हम कॉलेज में गए तो ये जो हमारे जो साथ वाले लड़के थे, मेरा तो अच्छी परसेंटेज थी इसलिए मेरा तो एडमिशन हो गया, लेकिन जो हमारे साथ वाले थे उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो उसी वजह से हम उस आंदोलन से जुड़े और उस आंदोलन की वजह से हम एसएफआई में जुड़े। फीस के सवाल पर भी एसएफआई ने आंदोलन किया जब फीस बढ़ाई गई। उस वजह से हम एसएफआई छात्र संगठन से जो विद्यार्थियों के हकों के लिए लड़ता है। जब हम कॉलेज के अंदर गए तो उन्होंने प्रवेश सहायता शिविर भी लगा रखा था। जैसे हम अंदर गए तो गांव से एक से जो भी लड़का शहर में जाता है तो उसको सब कुछ अजनबी सा लगता है जी। तो वहाँ हमें ऐसे लगा कि हमारे कोई बहुत नजदीकी आदमी हमें मिले। उनका जो व्यवहार हमारे साथ था उसकी वजह से हम उनकी टेबल पे गए, उन्होंने हमारा फॉर्म भी भरा, हमारा फॉर्म जमा भी करवाया। इस वजह से हम एसएफआई के लोगों से संपर्क में आए। उसके बाद वो दोनों जो आंदोलन थे फीस का और एडमिशन का, उस हम आंदोलन से जुड़ गए। उसके बाद धीरे धीरे हम संगठन की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। आप मुख्य धारा की पार्टी, आपकी पार्टी मार्क्सवादी में आपका जुड़ाव कब हुआ? एसएफआई वैसे तो एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकली एसएफआई जो है वो सीपीएम को सपोर्ट करता है। और एसएफआई में मुझे कॉलेज कमेटी के उपाध्यक्ष से लेके और मैं जिले तहसील का अध्यक्ष रहा, जिले का महासचिव रहा, राज्य का संयुक्त सचिव रहा, राज्य का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। यहाँ से लेकर वहां तक जब मैं लीडरशिप में आया तो हमारी आइडियोलॉजी पूर्णतः कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई, इसलिए 2003 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बना। आपने कहा कि एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन दोनों की विचारधारा एकदम से संयुक्त है, एकदम से मेल खाती हुई है और वो एक स्वतंत्र संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक ही पार्टी हैं? नहीं, एक पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी। एसएफआई में तो बहुत सारे लोग होते हैं। एसएफआई एक जनसंगठन है। एसएफआई में तो जो कोई भी अगर मेंबर बनना चाहता है, अगर उसकी जो भी उद्देश्य है, लक्ष्य है, उनमें से अगर किसी से भी वो सहमत है तो 2 रुपए देकर एसएफआई का मेंबर बन सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसे मेंबर नहीं बन सकता। जी, जैसे आइडियोलॉजी जो है वो दोनों की समान। हाँ, आइडियोलॉजी समान है, आइडियोलॉजी मिलती है। एक प्रश्न मेरे मन में बहुत बार खोज जाता है कि जब छात्र होते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, उस वक्त एसएफआई की जो आइडियोलॉजी होती है उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है तो वो मार्क्सवादी पार्टी में न जाकर, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी में न जाकर के वो कांग्रेस और भाजपा का दामन थाम लेता है।
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो भारत के लिए अच्छे नेताओं का निर्माण करती है, और जब उनको नेता बनने की बारी आती है तो वो कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टियों में चले जाते हैं? ऐसी क्या कमी नजर आती है जो मार्क्सवादी पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन से अपने जो नेता तैयार किए हुए हैं वो उठा नहीं पाती? नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो जो हमारी सामाजिक और जो इस तरीके की अभी जो आज के समय जो हमारी बाजारवाद की जो सेंस करती है, जिसमें एक चमक का जो दौर है, उसमें एसएफआई में रहने वाला भी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहने वाला इसी समाज में रहता है, इसलिए वो समाज की जो स्थिति उससे जो बुराइयां समाज में है उनसे वो प्रभावित होता है। तो महत्वाकांक्षा है, अवसरवादिता है, ये इसी समाज के दुर्गुण है, तो वो उससे प्रभावित होता है और आदमी अपने स्वार्थ के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चला जाता है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कुछ देती नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी लेती है। कम्युनिस्ट बनने का मतलब आपको अपने आप को अपने समाज के प्रति समर्पित कर दिया। आज के समय में अगर हम देखें तो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो ये तो पार्टी है। अपन बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की, आप वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और उसके बिहाफ पर आप चुनाव भी लड़ते हैं और बड़े आंदोलनों की अगुवाई भी करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भारत में गरीबों की पार्टी कही जाती है। जी सही कहा मैंने? सही है। और आपकी मजदूर की पार्टी है जी। आपकी पार्टी का जो क्षेत्र है वो अन्य देशों में भी है, जैसे चाइना में आपकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना में है। तो चाइना, भारत में आपकी पार्टी गरीबों को समर्पित बताती है, और चाइना का अपन भौगोलिक चीजें देखें या इकोनॉमिकली देखें अपन चाइना को, तो वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को, या फिर कहूं कि कॉरपोरेट घरानों को समर्पित पार्टी है चाइना की बात करें तो, और भारत में बात करें तो गरीबों की। तो ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? नहीं, ये समझ का डिफरेंट है। आपको सही समझ नहीं आपकी, आपने सही ढंग से इसका अध्ययन नहीं किया। आप पढ़ो, कम्युनिस्ट कहीं भी हो दुनिया में, कम्युनिस्ट ये एक विचारधारा है, इसलिए इसमें को कोऑपरेट को सपोर्ट करता है ऐसा कहीं नहीं है। कम्युनिस्ट जहां भी होगा वो उसमें सब जो गरीब मजदूर है उसको सपोर्ट करेगा। अगर कम्युनिस्ट पार्टी का राज आएगा तो गरीब रहेगा नहीं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी व्यवस्था सरकार करती है। आप चाइना को पढ़ोगे तो वहां भी सब कुछ फ्री है, सब जी सपोर्ट नहीं करते, सब कुछ फ्री क्यों देगी? यहाँ नहीं दे रहे, यहाँ सब लोग सब जो सार्वजनिक जो भी उपक्रम थे अभी वो सब बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। वहां धीरे धीरे यहाँ सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो आम लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजें, पानी, बिजली जैसी चीजें, खेती जो है वो भी, जैसे 3 काले कानून आए, अगर वो लागू हो जाते तो हमारी खेतियां भी कंपनियों के पास चली जाती। तो ये तो गलत समझ है। कहीं ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी कहीं भी हो दुनिया में, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा मजदूर के हितों के लिए काम करती है। विशेष रूप से एक पार्टी लेबर पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। जी, अपन बात करें आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत कम लोग चुनकर आते हैं, और जो लोग चुनकर आते हैं वो एक बड़े विस्फोटक की तरह काम करते हैं। जैसे इस चीज को लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये लोग कम चुनकर आते हैं, और कम चुनने कर आने के बावजूद भी ये लोग ज्यादा रोड़ा रब्बा ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ऐसा क्यों? लोगों के मन में ऐसी धारणाएं क्यों? ये तो गलत धारणा है। चुन के जो लोग आते हैं तो हो अल्लाह कोई अपने फायदे के लिए नहीं करते, अपने घर को ये नहीं कहते मुझे जयपुर में बंगला दो या दिल्ली में बंगला दो या मुझे ये माइंस दो या मुझे ये पेट्रोल दो। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के बाद अथाह संपत्ति बना लेते हैं, पेट्रोल पंप पर एजेंसियां, माइंस वगैरह, होटलें वगैरह ले लेते हैं, ऐसा किसी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का, किसी भी लीडर का इतिहास नहीं है। वो हो अल्लाह करता है तो वो जनता की बात के लिए करता है। वो किसान, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, महिला की, अल्पसंख्यक की, जो भी दलित की, जो भी कुचला दबा जो है इस समाज में, और जिस पर भी जुल्म होता है उसके लिए वो आवाज उठाता है। हम जनता से कहते भी हैं कि हम जाएंगे सदन के अंदर, किसी भी जहां भी चुन के जाएंगे तो हम जनता की आवाज बुलंद करेंगे, जनता की बात, समस्या को रखेंगे। हमें चुना इसलिए जाता है कि हम जनता की बात रखें। जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी के लोग धन इकट्ठा नहीं करते, लेकिन अब अपन एक ग्रोथ देखें तो आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक बलवान पूनिया की संपत्ति में 7-8 गुना की बढ़ोतरी हुई। तो वो धन इकट्ठा नहीं करते, तो वो नहीं, ये गलत आंकड़ा है। उसकी धन में कोई वृद्धि नहीं हुई है जी, किसी तरीके का कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप उसका
ठीक ढंग से चेक कराओ उसके पास कौन सी ऐसी संपत्ति आई है एमएलए बनने के बाद, ये उसके ये पेट्रोल पंप आया है या कोई माइंस आई नहीं, है। मैं बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा। अब उसके वेतन से, अगर उसके पास पहले एकदम पैसा नहीं था, फिर उसको वेतन मिला है, भत्ते मिले हैं, अगर वो उसकी कलेक्ट हुए तो वो तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की सादगी है कि वो और नेताओं की तरह जो चमक की जिंदगी नहीं जीता है, सादगी से जीता है। सादगी से जिएगा उसके पास पैसा जो आएगा वो इकट्ठा होगा। आपकी पार्टी के विधायक रहे बलवान पूनिया को आपकी पार्टी ने पार्टी से निकाला भी और वापस भी लिया, और इस बार वो चुनाव हार भी गए, तो उनके क्या कारण रहे? उन्होंने तो काम भी बहुत अच्छा किया। शायद पूरे राजस्थान में अपन बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले लोगों में भी उनका नाम आता है, सबसे ज्यादा बीमा क्लेम करवाने के लिए भी उनका नाम आता है, सबसे ज्यादा काम करवाने में भी उनका नाम आता है कि राजस्थान में यदि कहीं सबसे ज्यादा कामों की जब हैसियत बनती है तो टॉप 10 जगहों पर बलवान पूनिया का नाम आ ही जाता है कि उन्होंने भी बड़ा विकास कार्य करवाया अपने विधानसभा क्षेत्र में। फिर उनका हार जाना, पहली बात तो उनको मैं अनुशासनहीनता अगर कम्युनिस्ट पार्टी में कोई भी करता है, कितना बड़ा लीडर करता है, चाहे वो सेंट्रल का महासचिव क्यों ना हो, कम्युनिस्ट पार्टी में कोई भी अनुशासनहीनता करता है, इतना बड़ा लीडर हो, कम्युनिस्ट पार्टी उस पर कार्रवाई करती है जी। उस पर वो 12 महीने के लिए निलंबित किया था पार्टी से, 12 महीने के बाद से होते ही वो पार्टी का वापस मेंबर हो गया। एक बात तो एक कार्रवाई की रही। दूसरी बात, चुनाव हारना जीतना उस समय की समीकरण बनते हैं जी। और बलवान पूनिया का चुनाव हारने का मूल जो कारण रहा वो ये रहा कि जितने भी लोग आज तक उस इलाके के अंदर जो भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे हों, कांग्रेस में रहे हों, बीजेपी में रहे, जो भी राजनीतिक परिवार 1952 से लेके अब तक जितने भी राजनीतिक परिवार वहां रहे जी, वो सब बलवान पूनिया को इसलिए हराने में लग गए क्योंकि उनकी जो लूट की जो दुकानें चल रही थी बलवान पूनिया ने वो 5 साल में बंद कर दी। तो इसलिए वो सब एक इकट्ठे हो गए और सब एक स्टेज पे आ गए। ये भी नहीं कि मैं कांग्रेस में हूं या मैं किसी दूसरी पार्टी में हूं तो मैं बीजेपी के मंच पे नहीं जाऊंगा, ऐसा भी नहीं। एकदम खुल करके सब एक स्टेज पे आ गए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को उन्होंने अपना नेता मान करके, ये जब भी अगर बलवान पूनिया इस बार जीत जाएगा तो हमारी जो 5 साल में दुकान हुई, हमारी राजनीतिक दुकानें भी पूरी बंद हो जाएंगी और नए नौजवान वहां इलाके में जो गरीब मजदूर किसानों के बेटे थे वो वहां नेता बनकर के आ गए। तो उनको ऐसा लगा कि हमारी जो राजनीतिक विरासत है वो खत्म होगी। इसलिए सब ने मिलकर के बलवान पूनिया के खिलाफ कैंपेन किया। इसके अलावा भी हरियाणा का भी जो एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल टाइप आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, उन्होंने खुलेआम गांव के चौक में पैसे बांटने का काम, पैसों की घोषणा करने का काम, रुपए बांटने का काम, धलबल के माध्यम से शराब बांटने के और जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं बलवान पूनिया को हराने के लिए, वो सब उन लोगों ने मिलकर के हथकंडे अपनाए। हमारे पास अगर कुछ था, बलवान पूनिया के अगर पास कुछ था तो उसके विकास के काम थे, उसकी जो विधानसभा में जो परफॉर्मेंस थी वो थी, उसकी बदौलत उसने चुनाव लड़ा और बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। मात्र 1100 वोटों से वो चुनाव हारा है। इतनी बड़ी ताकत सामने आने के बाद भी वो मात्र 1100 वोटों से चुनाव हारा है। ये उसके कामों का जो उपलब्धि है वो उसने उसको चुनाव में मेंटेन रखा है। वरना इस तरीके से अगर सब लोग खिलाफ होकर के चुनाव लड़े, इस तरीके से कोई माफिया आकर के गांव के चौक में करोड़ों करोड़ रुपए बांटने की घोषणा कर दे के गांव में 7-7 करोड़ रुपए दे दे, उसके बाद भी अगर कोई इस चुनाव में खड़ा रहे तो ये उसकी क्वालिटी है, उसमें काबिलियत है जी। अपन बात करें तो वर्तमान में समाज जो जिस परिप्रेक्ष्य में जा रहा है, अभी अपन देखें कि वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें एक पैसों का दबदबा दिखता है, पैसों का एक उफान दिखता है, पैसों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। जनता ये बातें करती नजर आ जाती है कि उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास बहुत कम पैसा है, इस बार पैसों की नदियां बहेंगी, इस कैंडिडेट के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये बहुत पैसा बगाएगा, फेंकेगा। और ये जो पैसों का जो चुनाव बनता जा रहा है, ये समाज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता होगा। तो ये किस प्रकार से करता है इफेक्ट? ये एक कुरीति आई है समाज के अंदर और जो समझदार जो लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और ये एक खतरनाक संकेत है समाज के लिए जी। जब समाज गलत दिशा के अंदर जाएगा, एक व्यक्ति जिसकी 5 साल का भविष्य तय होता है, अगर वो अपना भविष्य पैसे में बेचने लग जाएगा जी, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा बलवान पूनिया क्यों हार गए, मैंने उसके जवाब में भी कहा है कि किस तरीके से लोगों ने पैसे बांटे। हमारा पेमाराम कैसे हार गया, पेमाराम इसलिए आ रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गांव-गांव में पैसे बांटे, शराब बांटी है। जी तो जो सच्चाई का जो मार्ग है, जो लड़ाई का जो मार्ग जी। है, समाज की जो बात रखने वाले लोग हैं, वो इसलिए इस चुनाव में नहीं जीत पाए, क्योंकि जब समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैसे के बल पर अगर वोट देने लग जाएगा, तो फिर पैसे वाले लोग ही समाज में आएंगे। पैसे वाला हुआ कैसे? जी ये तो हम भी समझ सकते हैं कि किसी ने नौकरी से मजदूरी करके कोई आदमी पैसे वाला नहीं बन सकता। जिसने भी पैसा कमाया उसने गलत तरीके से पैसा कमाया, और जब गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यक्ति हमारे समाज का नेतृत्व करेगा, तो हमारे समाज को वो किस दिशा में लेके जाएगा? हमारा आदर्श अगर गांव में शराब बेचने वाला हमारे गांव का आदर्श बन गया, जी स्टिस्टर हमारा अभी जो आ रहे हैं वो सब स्टिस्टर, शराब माफिया, भूमाफिया, ये इस तरीके के लोग, माफिया लोग जी आ रहे हैं, शिक्षा माफिया, इस तरीके के लोग जिन्होंने गलत तरीके से पैसा हटाया, वो इस समाज के अंदर आ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वही हमारा आदर्श हो रहे हैं। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर उनका आदर्श स्टिस्टर होगा, तो आने वाली पीढ़ी है वो किस दिशा में जाएगी? वो अपराध की दिशा में जाएगी, वो गलत तरीके से पैसे कमाने की दिशा में जाएगी। तो ये तो इस समाज का दुर्भाग्य मानो आप, इस समाज के समझदार लोगों का दुर्भाग्य मानो कि वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं कि हम हमारा 5 साल का भविष्य हम पैसे में बेच रहे हैं। जी इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो क्या सकता है? तो ये तो एकदम से हमारा समाज गलत दिशा के अंदर जा रहा है। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी अगर हम इस तरीके से हमारे वोटों को पैसे में बेचने लग जाएंगे। तो हमारा भविष्य सिर्फ वोट नहीं बिक रहा है, हमारा भविष्य बिक रहा है। जी सही लोग विधानसभा में नहीं जाएंगे, शराब माफिया, भूमाफिया, शिक्षा माफिया, माफिया कैटेगरी के लोग, स्टिस्टर लोग अगर विधानसभा और संसद में जाएंगे, पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद में जाएंगे, तो वो हमें क्या दिशा, समाज को क्या दिशा दिखाएंगे? वो हमारे आदर्श बनेंगे, हमारे पीढ़ियों के आदर्श बनेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी गलत दिशा के अंदर जाएगी। जी अपन बात करें आपके राजनीतिक कैरियर की, तो आप वर्तमान में सरपंच हैं और आपकी विपक्षी पार्टी के सत्ता रही है हमेशा से, तो आपको कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अपने गांव में या अपनी पंचायत में काम कराते हुए, कि ये काम वो अपनी भड़ास निकालते हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर? नहीं, हमारी पंचायत में ऐसा नहीं है। हमारा जो गांव है, एक आप हमारे गांव का आप कहीं भी उदाहरण भी दे सकते हो, जो सद्भाव हमारे गांव के अंदर है, जी ऐसा सद्भाव आपको किसी गांव में नहीं मिलेगा। और आज के जमाने में जो चमक की है, वो चमक भी हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में चुनाव सिर्फ एक दिन का होता है। जी उस दिन के दूसरे दिन हमारे सब लोग एक जगह बैठते, एक जगह खाते, एक जगह पीते, सबका आपस में आना जाना है, सब एक दूसरे की दुख सुख में काम आते हैं। और चुनाव के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, सब लोग हारे हुए जीते हुए जो भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, और भी जो सामान्य जो भी लोग हैं, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम हो, किसी भी कोई भी जो जैसे उद्घाटन वगैरह जो होते हैं, शिलान्यास वगैरह कार्यक्रम भी होते हैं, और भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, सब कार्यक्रम, पूरे कार्यक्रमों में पूरा गांव हमारा एक होकर के उसमें हिस्सा लेता है। हमारे गांव में ऐसी कोई परंपरा है नहीं, बहुत ही बेहद शानदार हमारा गांव है। हमेशा से हमारे गांव में ये परंपरा चलती आ रही है। उनमें तो आने वाली पीढ़ी से भी यही अपील है कि हमारे जो गांव की का जो भाईचारा और बहुत प्रेम है, और ये जो शानदार परंपरा है, वो आगे भविष्य में भी कायम रहे। और अब गांव की जो समस्या है, हम सब मिलकर जुल करके बैठ करके उसकी बातचीत करते हैं, उसका रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। राजनीतिक दुर्भावना नाम की चीज हमारे गांव में नहीं है, और नहीं है हमारी कोशिश है कि ऐसी कोई दुर्भावना हमारे गांव में फैले। हम सब लोग एक जगह पे बैठ के सब निर्णय करते थे। हमारे गांव में किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक दुर्भावनाएं नहीं है। क्या आने वाले समय में हम आपको किसी बड़े पद के लिए चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा, ये जनता तय करेगी। मैं ये तय करने वाला नहीं हूं कि मैं आगे क्या चुनाव लड़ूंगा क्या नहीं लड़ूंगा। जनता तय करेगी, मेरी पार्टी तय करेगी। एक पिछले कुछ समय में आपके फतेहपुर में भी एक पार्टी का दबदबा रहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कुछ लोग आए, वो लोग आए, उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कुछ समय के लिए झंडा थामा, और फिर उन्होंने धीरे धीरे भाजपा का दामन थामना शुरू किया। उनके बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें। पहली बात तो यह है, आरएलपी का कोई कभी दबदबा नहीं रहा। कुछ चंद लोग आए, वो अपने स्वार्थ के लिए आए, उसमें आए, और अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में चले गए, और अपने स्वार्थ के लिए और कहीं भी चले जाएंगे। तो उनका कोई वो है नहीं, वो तो जहां उनका स्वार्थ सिद्धि होती है, वो तो अवसरवादी लोग हैं। एक जगह टिकना और
धाराओं के विपरीत टिकना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो लोग स्वार्थी होते हैं, जिनको पैसा चाहिए और जो शॉर्ट रास्ता जिनको चाहिए, वो तो जगह बदलेंगे ही। अब की बार हमने देखा कि जो तीसरे मोर्चे के रूप में इससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक तीसरे मोर्चे के रूप में देखा गया और कहा गया कि ये यदि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को यदि कोई टक्कर देगा और उनसे ऊपर यदि कोई विरोध करेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी होगी। लेकिन इस चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी और वो लोग औंधे मुंह गिरे और सिर्फ एक सीट बचा पाए पूरे राजस्थान में। आपकी पार्टी के साथ उनके गठबंधन की बातें भी सामने आई, बातें भी चली कि गठबंधन होगा, वो होगा। क्या आपकी और उनकी विचारधारा मिलती है कहीं ना कहीं? नहीं, उनसे विचारधारा तो हमारी उनसे विशेष रूप से कोई मेल नहीं खाती जी। लेकिन हमारा उनसे गठबंधन का ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ कुछ मुद्दों के ऊपर, जैसे किसान का मुद्दा आता है तो वो, हालांकि वो फॉर्मल तौर पे करते हैं, अपने भाषणों में करते हैं, हालांकि किसान के लिए उन्होंने अभी तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। लेकिन वो जहां भी जाते हैं कहते हैं मैंने किसान की लड़ाई लड़ी है, कम से कम वो किसान की बात अपने स्पीच में कहते हैं। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे वो मतलब बोले हैं किसानों के मुद्दे पर भी। तो उस आधार पे हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई बोल रहा हो, उनकी नीतियों के खिलाफ कोई बोल रहा हो, और किसान और मजदूर के सवाल पर किसी मुद्दे पर अगर हमारे साथ कोई आए तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसलिए हमने ये ऐसा प्रयास किया था, ऐसा हो नहीं पाया राजनीतिक रूप से। क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो भी लोग जुड़े वो सारे के सारे अवसरवादी थे? उनको जहां जहां अवसर मिले वो वहां वहां फिट होते गए धीरे धीरे, और लास्ट में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल थे, वो लास्ट में अंत में सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही रह गए। ऐसा आपको लगता है कि कहीं अवसरवादी लोगों की फौज इकट्ठा? ये तो उनके साथ क्या, वो तो जो लोग अवसरवादी है वो कहीं भी जाएंगे, ये उनकी कोई आरएलपी की या कोई किसी और की बात नहीं है। स्वार्थी जो लोग हैं, अवसरवादी जो लोग हैं, वो जैसे जहां भी जैसा मौका आएगा वो वैसे जगह बदलेंगे। वो अपने आप वो अब जहाँ गए वहां भी नहीं रहेंगे, ये जरूर नहीं है। अच्छा। आने वाले चुनाव में अगर उनको कहीं और कहीं फायदा लगेगा तो वहां से हिस्सा है। अभी जो मैंने जो बाजारवादी संस्कृति की जो बात की वो यही है, ये चमक की दुनिया है। इसमें आधे से 90% लोग ऐसे हिस्से के चपेट में, और हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए, हर आदमी को अपना नाम चाहिए, हर आदमी एमएलए बनना चाहता है, हर आदमी बहुत बड़ा पैसे वाला बनना चाहता है, और इसका तरीका ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट जहाँ से उसको ऐसा लगता है यहाँ जाने से ऐसा फायदा जाएगा, यहाँ जाने से मुझे ऐसा मिल जाएगा, यहाँ जाने से ऐसा मुझे, आज मुझे लग रहा है कि मैं ये करूंगा तो मुझे फायदा होगा, कल मुझे लगेगा कि मुझे ऐसा करने से फायदा मिलेगा। तो वो व्यक्ति तो रोज डे टू डे वो चेंज हो सकता है, ये विशेष बात नहीं है। जी, समाज के लोगों को और युवाओं को कोई संदेश देना चाहें? युवाओं को और समाज को हमारा संदेश तो यही है कि जिस तरीके की स्थितियां हमारे देश में और समाज में इसमें बन रही हैं, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, नुकसानदायक है। इसलिए इन सब चीज़ों से बच करके हमें सही दिशा के अंदर नई पीढ़ी को सही दिशा के अंदर जो लेके जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, खेती, ये कैसे बचे, हमारा रोजगार कैसे बचे, इन मुद्दों पे हमें विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए। और जो गलत जो रास्ते हम शॉर्टकट जो अपना रहे हैं उनको छोड़ना चाहिए। हमारी जो पुरानी जो सामाजिक जो व्यवस्था है वापस उसकी तरफ जाना चाहिए। ये जो पैसे की जो चमक है वो चंद समय की चमक है, वो बहुत नुकसानदायक चमक है। इसलिए इस चमक से बचते हुए हमारा जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसके ढांचे में डल करके और नई पीढ़ी को सही दिशा के अंदर लेके जाना चाहिए। ये जो अभी जो समय जातिवाद, धर्म की कट्टरता, ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक है। और ये जो पैसे की चमक है, ये इससे बचते हुए सही दिशा के अंदर हमें समाज का हित कैसे हो ये हमें समझ बढ़ानी पड़ेगी। मेरा हित कैसे हो ये अगर हम लेके जाएंगे तो हमारा समाज गलत दिशा के अंदर जाएगा। इसलिए नौजवान पीढ़ी से अभी मेरी तो यही विशेष रूप से अपील है कि हम जिस तरीके से आज का नौजवान अपना आदर्श अपराधियों को मानने लग गया है, पैसे वाले लोगों को मानने लग गया है, पैसा उसने कैसे कमाया इसकी बात की गहराई में नहीं जा करके किसी के पास पैसा है तो हम उसके पिछले को बढ़ने के लिए तैयार हो गए, हमारा सब कुछ बेचने तैयार हो गए। ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए इनको छोड़ करके हमारे आदर्श हमारे माँ बाप को बनाओ, हमारी आइडियोलॉजी को बनाओ,
हमारे सामाजिक जो ढांचा चलता आ रहा है उसको बनाओ, ऐसे लोगों को और ऐसी विचारधारा को आदर्श बनाओ कि हमारा जो भविष्य है वो बचे, हमारा समाज बचे, बेहतर समाज का निर्माण हो, बेहतर समाज का निर्माण होगा, बेहतर हिंदुस्तान का भी निर्माण होगा। जी, हमारे चैनल द बम्बार्ड के बारे में भी कुछ बोल ही दीजिए, ताकि आपके समर्थक और आपकी पार्टी से जुड़े हुए समर्थक हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बोलने का मौका दिया, हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। लोगों से भी अपील है कि आपके चैनल से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि इस तरीके की जो आइडियोलॉजिकल जो बातें हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं, वो जनता के पास पहुँचे, जिनकी लोगों में जागरूकता फैले। वो जागरूकता फैलेगी तो निश्चित रूप से लोग सही दिशा के अंदर चलना शुरू करेंगे। जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं और मेरी पूरी टीम आपको कभी ना कभी फतेहपुर का विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विधायक बने। ये थे गारिंडा सरपंच आबिद हुसैन, जिन्होंने हमें समय दिया और आपने इनकी बातों को सुना, इनके विचारों को सुना। इनके विचारों के माध्यम से आप लोग उत्साहित हो और प्रोत्साहित हो, यही हमारा ध्येय है। आप यहाँ तक आते हो लेकिन वीडियो को बिना सब्सक्राइब या बिना लाइक किए ही चले जाते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। धन्यवाद।